myself Kundankrit and welcome back at my YouTube channel Kundankrit. Today I'm going to discuss about class 9th chapter number 5th of physics, that is sound. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साउंड लिखा हुआ है, जस्ट मेरे ऊपर देखिए, आप साउंड दिख रहा होगा आपको। तो जैसे देखिए आपको ऑलरेडी हम फिजिक्स का 5 चैप्टर हमारा हो गया, एक क्या उसको बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, और ये हमारा जो लास्ट चैप्टर फिफ्थ आपके सामने है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्लास 9th, मतलब क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर। तो आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर का शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो साउंड होता क्या है, ठीक है। ये आपको साउंड दिख रहा है ना, ये साउंड होता क्या है, ठीक है। तो साउंड का मतलब क्या है, साउंड आखिर है क्या, उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से जानने की यहाँ पे कोशिश करने वाले, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि साउंड का मतलब हमारा हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, साउंड का मतलब हमारा हो गया, तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मतलब ये साउंड क्या है, तो भाई एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है हमारा क्या है, वो एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो साउंड हमारा एनर्जी है। अब ये एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो हमको यहाँ पे जानना है, ठीक है। एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, हमको यहाँ पे जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, साउंड का जो प्रोडक्शन होता है वो वाइब्रेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वाइब्रेशन की वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ो, गौर से यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। साउंड इज अ प्रोड्यूस्ड, देखो यहाँ पे साउंड इज अ प्रोड्यूस्ड, देखो यहाँ पे साउंड इज अ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएशन इन द रैपिड फ्रॉम टू एंड फ्रॉम एंड मोशन, ठीक है। मतलब जो वाइब्रेशन होता है ऑब्जेक्ट में, उसी से साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स आर द सोर्स ऑफ साउंड इरेगुलर, ठीक है। तो साउंड इरेगुलर होता है, chaotic vibration produce noises regular, controlled vibration can produce music, all sound is complete। मतलब देखो, साउंड का जो हो गया ना आपका, मतलब साउंड कहने का मतलब हो गया कि वो हर तरह का हो सकता है, ठीक है। चाहे वो मतलब वाइब्रेशन हो सकता है, मतलब इरेगुलर होगा तो वो नॉइज बनाएगा, chaotic साउंड होगा, ठीक है, मतलब कर्कश टाइप का होगा। रेगुलर होगा तो क्या होगा, तो रेगुलर होगा तो वो म्यूजिक बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? म्यूजिक बनाएगा। मतलब साउंड हर तरह का हो सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा चीज ना यहाँ पे आप देखो, प्रोपगेशन, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड प्रोपगेट कैसे करता है वो यहाँ पे जानो। साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है वो यहाँ पे जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखो साउंड जो है ना, एक मतलब आपको वेव पढ़ा है, तो वेव में क्या पढ़ा है, ट्रांसवर्स वेव पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ा है। तो साउंड जो हमारा होता है वो कौन सा वेव हो गया आपका, साउंड हमारा हो गया, कौन सा वेव हो गया, साउंड जो हमारा होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, पार्टिकल अराउंड द मीडियम वाइब्रेट, उसके जो आसपास के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, मतलब वाइब्रेट करता है। देखो आपको ना वेव पढ़ा है, ठीक है। वेव को आप पहले वेव को समझो, जब वेव समझ में आएगा, साउंड समझने में क्या होगा, आपको आसान होगा, ठीक है। तो वेव आपको मिल जाएगा लिंक में, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक में दिया रहेगा, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां पे आप जाकर देख सकते हो। द पार्टिकल इन कांटेक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट डिस्कस फ्रॉम द इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो पहले क्या होता है, वाइब्रेट होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपना पोजीशन चेंज। जैसे मान लो कि एक साइकिल बीच में गिरा दो, ठीक है, साइकिल ढेर सारा साइकिल लगा, ऐसा साइकिल लगा, ढेर सारा साइकिल लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे साइकिल ढेर सारा लगा हुआ है, ठीक है। अब साइकिल जब लगाओ तो क्या होगा, मतलब बीच का एक साइकिल कर दो, आगे का भी साइकिल गिरेगा, पीछे का भी साइकिल इफेक्ट करेगा, तो इस तरह वाइब्रेशन टू एंड फ्रो होगा, उस साउंड का प्रोडक्शन होगा। देखो यहाँ पे, the disturbance produced by vibrating body travels through the medium but the particle do not move forward themselves। ये आपको वेव में समझाया था, हम वेव के अंदर ये बात को समझाया था, ठीक है। जो पार्टिकल होता है, मीडियम होता है, वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है, बट वो मूवमेंट नहीं करता, मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाता नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। साथ में देखो, ए वेव इज अ डिस्टर्बेंस, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वेव हो गया, ठीक है। देखो क्या हो गया यहाँ पे, वेव, जैसे इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं, बबू चले जाओ साइड में, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, देखो यहाँ पे साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, देखो ये मैकेनिकल वेव होते हैं, ठीक है। इस देखो यहाँ पे ए वेव डिस्टर्बेंस व्हिच मूव्स थ्रू द मीडियम बाय द वेव का हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं वेव के बारे में, ठीक है। वेव क्या होता है, नहीं होता है, वो आपको एक स्पेशल वीडियो बना दिए थे। तो जिसको रिक्वायर्ड मीडियम हो तो उसको मैकेनिकल वेव था, वेरा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो क्या है ना,
ये फॉर्क है, टनिंग फॉर्क, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये टनिंग फॉर्क है। अभी टनिंग फॉर्क जब हम लोग इस तरह से पटकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे टनिंग फॉर्क को मारते हैं, देखो मान लो कि ये टनिंग फॉर्क है, इसको ऐसा मारते हैं, इसके अंदर वाइब्रेट होता है, इससे ना फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज लिखा होता है, वो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जब ये क्या, देखो यहाँ पे जो ये मीडियम है, ये वाला देख रहे हो पार्टिकल, यहाँ पे मीडियम जो है वो आपको क्या करेगा, ये मतलब वाइब्रेट हुआ, ये कंप्रेशन हो गया, और ये वाला पार्ट जो है रेफ्लेक्ट, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये कंप्रेशन रेफ्लेक्शन। फिर देखो ये कंप्रेशन जो यहाँ पे है ना, कंप्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, रेफ्लेक्शन क्या हो रहा है, मतलब कंप्रेशन बढ़ा, आगे रेफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब इस तरह का बना रहा है। टनिंग फॉर्क ये है। आप यहाँ पे देखो, देखो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस सीरीज ऑफ कंप्रेशन, शी एंड रेफ्लेक्शन, ये कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन से होता है, कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन इन दिस वेव्स। देखो यहाँ पे गौर से देखो, in these waves particle move back and forth parallel to the direction of the propagation of the disturbance. Such waves are called longitudinal wave। तो आपको बताया ना, वेव दो तरह का होता है, ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ एक बार फिर से, वेव दो तरह का होता है, ठीक है। पहला का हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरा का ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड वेव कौन सा वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन यूपीएससी और बीपीएससी वाले क्वेश्चन में ना ये पूछा गया कि साउंड कौन सा वेव है, ठीक है। तो आप मतलब बहुत मेहनत करके इस बात को गौर समझो और ध्यान दो। फिर देखो such waves are called longitudinal wave, there are another kind of waves called transverse wave। अब देखो फिर एक वेव के बारे में बता, तो हम वेव के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम वेव के बारे में आपको बता चुके हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके बीच में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, और वेवलेंथ और वेव। अब देखो क्या है ना, ये प्रेशर हो गया, अब ये हमारा एक नॉर्मल कंडीशन है, ये जो लाइन दिख रहा है वो यहाँ से आता है, ये हमारा क्या नॉर्मल सा कंडीशन है, ठीक है। अब इस नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये वेव का मोशन, देखो ये वेव का मोशन, ये कैसा किसका मोशन है, वेव का मोशन है, ठीक है। जब इसको देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना, वेव का मोशन है, ठीक। अब ये वेव का मोशन तो ठीक है भाई, क्या वेव का मोशन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तो जो एक देखो, इसको बोलते हैं ना कंप्रेशन और इसको रेयरफैक्शन। इसमें कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्रेस्ट इसको बोलते हैं, इसके जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है ना वो क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्या है क्रेस्ट है, ये भी क्या है क्रेस्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट है ट्रफ है। तो बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ जो ये डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है क्या होगा, ट्रफ। यहाँ पे सर कंप्रेशन कंडेंसेशन, ये कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन, यहाँ पे मिस्टेक से कंडेंसेशन लिखा गया। कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन दो लगातार कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस होगा, वो क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ हो गया, और ये जो आप डिस्टेंस आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव क्या है, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर हो गया, ये नॉर्मल चीज हो गया, तो ये आपको हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, अब साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या, तो जितना मतलब एक सेकंड में जो अप एंड डाउन, टू एंड फोर्थ जो मोशन होता है, अप एंड डाउन जो मोशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक सेकंड के अंदर, ठीक है, एक सेकंड के अंदर जो भी मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेकंड में जितना बार ये होता है, ठीक है, जितना बार ये फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे कि मान लो कि एक सेकंड के अंदर 10 टाइम्स 10 बार ऐसे ऐसे होता है, हिलता है, मतलब अप डाउन करता है, ठीक है, ऑसिलेशन वाला जो ऑसिलेशन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये देखो क्या उसको बोलते हैं, ऑसिलेट, जो ये है वो आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे the number of oscillation per unit time is called the frequency of sound wave। मतलब एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में जितना भी ऑसिलेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेव बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ग्रीक लेटर न्यू। देखो न्यू एक ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, न्यू को ऐसे लिखा जाता है, आपको लिख के हम दिखाते हैं न्यू कैसे लिखते हैं, न्यू को कैसे लिखते हैं। देखो ये आपका न्यू होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये न्यू हो गया, क्या हो गया, ये न्यू हो गया। तो ये न्यू आपको लिखा दिए। ऐसे फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए हम एफ भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए हम एफ भी लिखते हैं, आपको एफ लिख के हम दिखाते हैं, ठीक है। एफ कैसे लिखता है वो भी आपको लिखते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। मान लो एफ तो यार सिंपल है, ये एफ फ्रीक्वेंसी आपका हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक और तरीका, एफ ऐसे लिख सकते हो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऐसे भी लिख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल एफ लिख के फ्रीक्वेंसी को आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो टाइम पीरियड ऑफ साउंड, तो एक मतलब साउंड का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या है ना, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो देखो जैसे कि मान लो कि ऑसिलेशन
फॉर वन ऑसिलेशन टाइम पीरियड जो होता है 1/v होता है। ये देखो न्यू, ये v नहीं न्यू लिखा हुआ है, 1/f इक्वल टू टाइम पीरियड होता है, मतलब जो भी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 1/t 1/v टाइम पीरियड और v 1/t, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे एम्पलीट्यूड क्या है, तो आपको बताया ना जस्ट वहाँ पे एग्जांपल में बताया था, देखो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना यही तुम्हारा क्या है एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और वेवलेंथ जो ये देखो दो ट्रफ मतलब वेव डिस्टर्बेंस, ये वेव डिस्टर्बेंस है और यहाँ से दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो होता है वही क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ कहलाता है। और एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। देखो अब क्या है ना देखो वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट ऑफ टू वेव्स, मतलब दो वेव के बीच का जो क्रेस्ट होता है उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे वाइब्रेट किया मैक्सिमम कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब गॉस वीडियो को देखो, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया आपका एम्पलीट्यूड, क्या हो गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखो पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड, देखो क्या पिच और लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है वो भी समझ लो। ये साउंड का कैरेक्टरिस्टिक में आता है, प्रॉपर्टीज में आता है, पिच हो गया, लाउडनेस हो गया, ठीक है, श्रिलनेस हो गया, ये सब मतलब साउंड का प्रॉपर्टी में आएगा। देखो अब इसमें क्या वो समझो, तो पिच एंड द लाउडनेस ऑफ साउंड, द पिच ऑफ साउंड, श्रिलनेस और फ्लैटनेस, लड़की का आवाज लड़का का जो फर्क होता है वो इसी से पता चलता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन किस पे, मतलब वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, पिच जो वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, और लाउडनेस जो एम्पलीट्यूड, इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई द साउंड हैज हाई पिच। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या होता है हाई होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है हाई होता है, तो पिच भी क्या होगा हाई, इफ फ्रीक्वेंसी इज लो देन पिच इज आल्सो लो, ठीक है। एम्पलीट्यूड लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड लेस इन लिक्विड एंड लेस इन गैसेस, जो स्पीड होता है वो सॉलिड में क्या होता है ज्यादा होता है, लिक्विड में क्या होता है कम होता है, और गैसेस में भी क्या होता है एकदम मतलब कम ही होता है, तीनों में सबसे कम क्या होता है। तो ये अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, डॉट आपको पूछना हो तो हमारे इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो अपना डॉट को पूछने के लिए, ठीक है। अब देखो ये ऑलरेडी देखो ये जो नोट्स बना था पुराना नोट्स था इसलिए अपलोड किया क्लास नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या ना द स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज मोर द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर। पीडीएफ के लिए अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जाइए, देखो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज करो और सर बोलो सर पीडीएफ आई नीड पीडीएफ, आपको पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है। जो सेम पीडीएफ आपको जो लेक्चर आपको दिखा रहा है वही लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या ना से द स्पीड आपको होता है ना मीडियम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, देखो यहाँ पे पढ़ो, इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज मोर द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देखो जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है ना उस तरह साउंड में भी क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है, और सेम प्रोसेस मतलब जो ला लाइट का रिफ्लेक्शन का होता है वही ला का होता है इसका भी होता है, ठीक है। साउंड गेट रिफ्लेक्टेड द सरफेस ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस पर, देखो आप किसी छत पे चढ़ के चिल्लाओ, ठीक है, इको होगा, साउंड क्या होगा इको होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, देखो ये स्क्रीन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे साउंड आ गया, यहाँ से साउंड गया फिर यहाँ से गया, ठीक है, ईयर यहाँ पे घंटी हो जाए इसी एंगल से, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल यहाँ पे बनता है ये वाला एंगल, ठीक है, इसको जो भी मान लो, और ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है दोनों एंगल क्या होगा सेम होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा सेम होगा, ठीक है, दोनों एंगल क्या होगा सेम होगा। पिक्चर दिख रहा हो, पिक्चर दिख रहा होगा, हाईलाइट कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल है, पॉइंट इंसिडेंट सबका सब एक ही पॉइंट पे लाइक करेगा, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया और पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब देखो इसी साउंड का रिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड इको, जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं इको, समझ में आ रहा है। देखो इफ वी साउट और क्लैप नियर रिफ्लेक्टिंग, देखो जिस रूम में हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर थोड़ा जोर से बोलेंगे, देखो रूम के आसपास ना मतलब पर्दा वगैरह लगा के रखे हैं पीछे सामने की ओर, ताकि साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होगा कम होगा, ठीक है। आपको दिखा था कैमरा में घूमने का दिखा था आपको। तो देखो यहाँ पे क्या इफ साउंड और क्लैप नियर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइक अ टॉल बिल्डिंग और माउंटेन, तो क्या होता है साउंड रिफ्लेक्शन, आप कभी छत पर चिल्लाओ, ठीक है, जोर से अपना गर्लफ्रेंड का नाम लो, माफ कीजिएगा बॉयफ्रेंड का नाम ले सकते हो, ठीक है हमारे मम्मी पापा का नाम लो, किसी के भाई बहन का नाम लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बुरा मत मानना। तो देखो क्या है ना
If we shout or clap near a reflecting surface like a building or mountain, we hear the same sound again. तो हम लोग को क्या मिलता है, ऐसे पहले हम बचपन में चिल्लाते थे भाई जोर से, तो आवाज दर्शन भाई का रिटर्न आ जाता था, ठीक है। तो लगता था ना कि कौन बोल रहा है, मेरा आवाज को लगता ना मेरा दोस्त मेरा आवाज को कॉपी कर रहा है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं था, मेरा दोस्त कॉपी नहीं कर रहा था। तो फिर लोग कहते ना पता है वहाँ पे भूत होते हैं, तो मेरा आवाज कैच करता है, फिर मेरा बाप को बोलता है ज्यादा मत चिल्ला, ऐसे डराया जाता था। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिस साउंड विच वी हियर इज क्वाइट इको, मतलब जो वापस आता है ना दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, ठीक है। बात मेरा समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। The time interval between the original sound and the echo must be at least 0.1 सेकंड। देखो क्या ना, साउंड जो होता है ना वो एटलीस्ट 0.1 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो हमारा साउंड और उसका साउंड मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों के बीच का डिस्टेंस 0. अब ये 0.1 के हिसाब से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारा 17.2 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। 17.2 मीटर पर सेकंड अगर डिस्टेंस रहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस का डिस्टेंस हमसे 17.2 से एबव रहेगा तो हमको दिखाई पड़ेगा, साउंड सुनाई पड़ेगा, वरना साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैप जो होना चाहिए वो 0.41 सेकंड का, ठीक है। इसको आप ट्राई करोगे, स्पीड दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम पे डिस्टेंस दिया, बहुत इजी सा इक्वेशन होगा, वो आप निकाल सकते हो खुद से। अब देखो रिवर्बरेशन, ठीक है। तो देखो इको, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये रिवर्बरेशन हाईलाइट किया पार्ट रिवर्बरेशन है, ठीक है। तो क्या है, इकोस में बी हर्ड मोर देन वंस due to repeated multiple reflection of sound from the several reflectors. This causes persistence of sound called in big halls auditorium due to the reflection of roofs and walls are covered by sound observing material like the compressed fiber boards, rough plaster and draperies, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज ना क्या है समझो, जैसे कि हमारा क्या है, बात को समझने की कोशिश करो। जब मान लो ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल है ऑडिटोरियम, वहां पे साउंड का रिफ्लेक्शन, सोचो ना एक बॉल को हम लोग जोर से दीवार पे मारते, क्या करते हैं, जोर से दीवार पे मार देते हैं, ठीक है। तो बॉल टकराएगा, फिर इस दीवार टकराएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। बार बार इक्वलिंग टाइप का होगा ना, तो साउंड भी ऐसे इक्को होता है बार बार, ठीक है। क्या होता है, साउंड भी ऐसे इक्को होता है बार बार। अब वैसे सिचुएशन में क्या होता है, साउंड जब बार बार इक्को होगा तो क्या होता है कि आपको डिस्टर्बेंस, इसलिए बचने के लिए देखो यहाँ पे क्या ना, फाइबर बोर्ड्स, रफ प्लास्टर एंड ड्रेपेरीज, ये सब को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फायदा बेस है, मेगाफोन्स हो गया, हॉर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्पेट आर डिजाइन्ड टू सेंड साउंड बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट द स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पे। उसको डॉक्टर लिसन टू साउंड दो, जो डॉक्टर ऐसा लगाता है कान में, ठीक है, यहाँ पे लगा के आपका चेस्ट पे रख के बताता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है अंदर, तो वो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही काम है। जो द सेलिंग ऑफ द सिनेमा हॉल्स और कम्स सो दैट उस सिनेमा हॉल में जो एक्स्ट्रा कर्व रहता है ताकि जो साउंड टकरा के फिर से वापस आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स मल्टीपल। फिर रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, देखो हम लोग का ना साउंड का जो सुनने का क्षमता, देखो साउंड देखो यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो यानी 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। साउंड का जो सुनने का क्षमता हमारा है वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है। साउंड सुनने का क्षमता, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और जो इसके नीचे वाला साउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं इसको, इंफ्रासोनिक साउंड। यहाँ पे देख पा रहा हूँ इंफ्रासोनिक, ठीक है। ये जो हमारा इंफ्रासोनिक साउंड है, इंफ्रा, तो इसको ऊपर मतलब 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। तो साउंड इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, इसका यूज है, देखो यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज्ड टू क्लीन ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यूज्ड इन डिटेक्ट cracks in the metal blocks, using ultraviolet scanners getting an image of the internal organs of the human body, use to break a small stone from the kidney into the fine grains. It is a device which we देखो सोनार क्या ना, सोनार जो एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको इमेज में भी आपको दिखाते हैं, इमेज में दिखाता है आपको। ये सोनार जो होता है ना वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे ना साउंड, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। मतलब इससे ना समुद्र में जो नाव चल रहा है कितना गहराई पे चल रहा है, स्टीमर चल रहा है कितना गहराई पे चल रहा है, वो पता करने का सोनार। इट इज अ डिवाइस व्हिच यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी टू प्रोवाइड द स्पीड ऑफ साउंड। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मोटर है,
ये रिसीवर डबल ट्रांसमिटर यहाँ साउंड निकला, ट्रांसमिटेड पल्सेस एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस से आपको बताया, और ये यहाँ से आपको पता चला कितना गहराई में हम लोग फार्मूला लगाते हैं स्पीड वाला और डिस्टेंस वाला फार्मूला हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब जो हमारा साउंड में हमारा बॉडी के अंदर साउंड है वो ईयर के हेल्प से जाता है। देखो ये यहाँ पे मोटा मोटा तौर पर यहाँ पे ऐसे होता है, देखो यहाँ पे ये हमारा ईयर है, हम अपने को छोटा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अपने आप को, हम स्क्रीन से थोड़ा हट जाते हैं, ठीक है। ये छोटा कर लिए और हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम आ जाते हैं, आपके पास चले आए, आपके पास चले आए हाँ। तो देखो अब यहाँ पे क्या है ना, ये आउटर ईयर, देखो ये कान का हम लोग का बाहरी हिस्सा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पिन्ना, ये हमारा क्या आउटर हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना, क्या बोलते हैं इसको। देखो जो ईयर है ना, इसको हम लोग तीन हिस्सा में बांट सकते हैं। एक देखो यहाँ पे ये आउटर ईयर हो गया, यहाँ से एक हिस्सा कान का, ये हिस्सा कान का है, देखो ये वाला हिस्सा कान का आउटर, और ये तुम्हारा क्या होगा मिडिल, और ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो ये मिडिल ईयर, इनर ईयर और ये आउटर ईयर। देखो यहाँ ये पिन्ना हो गया, साउंड कलेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह का शेप का बना होता है ताकि साउंड कलेक्ट हो यहाँ पे, और यहाँ से ये कहाँ जाएगा, अंदर की हो जाएगा। और यहाँ पे आपको तीन बोन होता है, ठीक है, हैमर, एनविल, स्टीरअप, जो कि हम दिखाना भूल गए, ठीक है सर। तो ईयर ड्रम, यहाँ पे ईयर ड्रम के पास हैमर, एनविल, स्टीरअप, तीन बोन है ना, यहाँ पे एक बोन, दो बोन और ये थ्री बोन, ठीक है। हैमर, एनविल और स्टीरअप, थ्री बोन से यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ से कॉक्लिया वगैरह होता है, ठीक है, वहां से ऑडिटरी नर्व होता है जो कि हमारा इंफॉर्मेशन कान तक पहुंचाता है। अब देखो साउंड वेव्स passes through the ear canal to the thin membrane called the eardrum. The eardrum vibration are amplified by three bones of middle ear called the 130 hammer, anvil and stirrup. तीन बोन होता है, उसको बोलते हैं हैमर, एनविल और स्टीरअप, ठीक है, ईयर पर। अब देखो what you have learned, अब यहाँ पे के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, कीवर्ड्स वगैरह है, तो पीरियड, एम्पलीट्यूड, एनर्जी जो भी है, तो यहाँ तक ये दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। अब तो आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है, और साथ में आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक, क्या लगा होगा, मजा भी आया होगा। तो देखो अब क्या है ना, तो देखो आपको हम चैप्टर पढ़ाए, ठीक है, चैप्टर के अंदर आपको बहुत कुछ बताया, तो आप क्या कीजिए ना, आप चैप्टर को फिर से एक बार देख लीजिए। अब देखने के बाद हमारा जो नंबर दिया यहाँ पे नीचे में आपको एक नंबर पड़ा मिल रहा है 8863828366, वहाँ पे आपको हम पीडीएफ भेज देंगे। आपको पीडीएफ लेने के बाद आप एक बार पीडीएफ फिर से पढ़िए, फिर एनसीईआरटी बुक पढ़िए, फिर जहां से आपको क्वेश्चन वगैरह बनाना है आप वहां पे जाकर क्वेश्चन बनाइए। जो भी डाउट आता है हमारे इसी नंबर पे आप हमें कमेंट नंबर पे आप हमें भेज सकते हो, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको भेजेंगे, ठीक है। और साथ में आपको हम बताया था कि हर दिन ना न्यूमेरिकल लेके आने वाला है, ठीक है, आपके लिए हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल, तो हमारा उसके ऊपर भी हम काम चला रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और साथ में बहुत मजा भी आया होगा। सो यू एंजॉय दिस वीडियो, तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो, साथ में हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू।